नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट बरखा शर्मा आपका डीलो क्लासेस में स्वागत करती हूं और हम बात कर रहे हैं आरजेएस की, जो हम माइनर की सीरीज कर रहे हैं उसके संबंध में, यानी कि आरजेएस 2025 के संबंध में हम कर रहे हैं माइनर की सीरीज। माइनर की सीरीज को करते करते सबसे पहले हमने लिमिटेशन एक्ट किया था, फिर इसके बाद इसकी शेड्यूल्स को देखा था। अब आज हम जिसकी बात करेंगे वो राजस्थान रेंट कंट्रोल एक्ट 2001 की बात करेंगे। ठीक है, तो जिन्होंने अभी तक चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है वो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हैं, अपने दोस्तों को हमारे साथ जोड़ सकते हैं। जिन लोगों ने अभी तक स्टडी स्टार्ट नहीं करी होगी या जो लोग अपना फास्ट रिकैप करना चाहते हैं वो लोग हमसे जुड़ सकते हैं। और अब हम बात करेंगे राजस्थान रेंट कंट्रोल एक्ट 2001 की। सबसे पहले देखिए इसमें सेक्शन कितने हैं। टोटल सेक्शन है 32, चैप्टर कितने हैं 7। ठीक है, कब लागू हुआ था? 1 अप्रैल 2003 को। 25 फरवरी 2003 को बना था और 1 अप्रैल 2003 को इसको लागू किया गया था। इसमें शेड्यूल कितनी है? ए से लेके डी तक। क्या दे रखे हैं उसके अंतर्गत? फोरम दे रखे हैं। कौन से फोरम? जैसे बेदखली का फॉरम हो गया, सीमित कालावधि का फोरम हो गया, तो ये फॉर्म वगैरह है वो हमको ए से लेके डी तक दे रखे हैं। सबसे पहले बता रहा है इसका ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है? जो कि हमको प्रीएम्बल में दे रखा है। हर एक्ट में क्या होता है, स्टार्टिंग में अपनी प्रीएम्बल दी होती है, वहां पे इसका ऑब्जेक्ट लिखा हुआ रहता है, यानी कि उद्देश्य लिखा हुआ रहता है। उद्देश्य क्या है राजस्थान स्टेट के लिए? तो यानी कि जो रेंट कंट्रोल एक्ट है ये हर स्टेट अपने अकॉर्डिंग लागू करता है। जैसे छत्तीसगढ़ का अपना है, एमपी का अपना है और राजस्थान का अपना है। तो ये एक्ट कहाँ पे लागू होगा? राजस्थान रेंट कंट्रोल एक्ट है तो राजस्थान पर लागू होगा। तो किस चीज के लिए है? किराएदार के लिए व लैंडलॉर्ड के अधिकार। अब ये किराएदार और लैंडलॉर्ड कौन हो गया? तो मान लीजिए ये एक है मकान। जो मकान है ये किसका है? मिस्टर ए का। तो मिस्टर ए कौन हो गया? इसका लैंडलॉर्ड हो गया, यानी कि मकान मालिक हो गया। फिर मिस्टर बी इसके बाद आता है और आके बोलता है कि मैं इस मकान को रेंट पे लेना चाहता हूँ, यानी कि किराए पर लेना चाहता हूँ। तो ये दोनों क्या करेंगे? एक किराएदारी करार करेंगे। उसमें तय करेंगे कि किराया कितना देना होगा, कितने दिन के लिए कर रहा है, ये सारी बातें लिखेंगे। तो कौन हो गया मिस्टर ए? कौन हो गया? लैंडलॉर्ड, जिसका कि मकान है। मिस्टर बी कौन है? किराएदार, जो कि मकान को किराए पर लेना चाहता है। फिर क्या होगा? परिसर को बेदखल करने के लिए मान लीजिए कि सेक्शन 9 में हमको जो बेदखली के आधार दे रखे हैं उनमें से अगर कोई मिस्टर बी करता है तो क्या होगा? मिस्टर ए कर सकता है, अर्जी लगा सकता है, आवेदन कर सकता है। कहां पर? किराया प्राधिकारी के समक्ष, कि भाई ये जो व्यक्ति है ये मेरे इसके अंतर्गत सारवार नुकसान कारित कर रहा है, या जो भी 9 के अंतर्गत हमको आधार दे रखे हैं वो कर रहा है। तो परिसर को बेदखल करने के लिए या फिर रेंट वगैरह पर देने के लिए या फिर रेंट को कंट्रोल करने के लिए, भाई कितना किराया होगा, इन सब चीजों के लिए ये एक्ट बना है। इसका मतलब क्या निकला? कि भाई जो लैंडलॉर्ड है और जो टेनेंट है इनके बीच में अगर किसी भी तरीके का कोई विवाद होता है तो उसको जो निपटाया जाएगा वो रेंट कंट्रोल एक्ट के अकॉर्डिंग निपटाया जाएगा। अब नेक्स्ट पॉइंट देखिए। सबसे पहले हम चैप्टर नंबर 1 की बात करते हैं, जो प्रीलिमिनरी यानी कि प्रारंभिक की बात करता है। सेक्शन कहां से कहां तक कवर कर रहा है? सेक्शन 1 से लेके 5 तक कवर कर रहा है। और सबसे पहले जब हम सेक्शन 1 को देखते हैं तो बोलता है संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ, यानी कि इसका नाम क्या है? राजस्थान रेंट कंट्रोल एक्ट है। कहां पर लागू होगा? डिस्ट्रिक्ट यानी कि जिला, हेडक्वार्टर, राजस्थान स्टेट या फिर अदर म्युनिसिपल एरिया। हम फास्ट रिकैप कर रहे हैं तो थोड़ा जल्दी देखते हुए चलेंगे, क्योंकि हमारे पास क्या है, समय की कमी है। हम इसी एक्ट को लेके नहीं बैठ सकते। अगर अभी ये हमारा ऐप पे बैच होता, फाउंडेशन बैच होता, तो वहां पे हम इसको डिटेल में देखते, लेकिन हम एक फास्ट रिकैप कर रहे हैं तो जल्दी से इसको कंप्लीट करेंगे। तो सबसे पहले इसका नाम राजस्थान रेंट कंट्रोल एक्ट है। डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर राजस्थान स्टेट, अदर म्युनिसिपलिटी एरिया, जो भी हमको नोटिफिकेशन में गजट द्वारा बताई जाती है, यानी कि गजट नोटिफिकेशन के द्वारा बताई जाती है, वहां पर ये अप्लाई हो जाएगा। इसकी इन्फोर्समेंट डेट होती है 1 अप्रैल 2003। अब देखिए सेकंड आती है हमारी परिभाषाएं। कौन कौन सी डेफिनेशंस हमको यहाँ पे दे रखी है। सबसे पहले आती है ए से एमिनिटीज। एमिनिटीज क्या होती है? सुख सुविधाएं। कौन कौन से सुख सुविधाएं होती है? जैसे पानी होगी, बिजली, रास्ता, सीढ़ियां, शौचालय, सफाई, केबल है ये, ठीक है, स्वच्छता सेवाएं आदि वगैरह क्या होती है? सुख सुविधाएं होती है। सुख सुविधाओं के संबंध में अभी हम पीछे जाएंगे तब हमको एक चैप्टर भी मिलेगा। कौन सा चैप्टर है वो? सुख सुविधाओं से रिलेटेड चैप्टर। जब हम 6 की बात करेंगे तो वो भी किसकी बात करता है? चैप्टर 6 बात करता है एमिनिटीज के बारे में, यानी कि सुख सुविधाओं के बारे में। ठीक है, कनेक्ट कर सकते हैं इसको इसके साथ। कौन कौन से सेक्शन कवर करता है?
23 से लेके 24A तक। जब हम इसको वहां पे जाके पढ़ेंगे तो ये हमारा एक रिकैप हो जाएगा, रिवीजन हो जाएगा। अब देखिए बी, एपिलेंट रेंट ट्रिब्यूनल, यानी कि अपील किराया प्राधिकरण की बात कर रही है। तो हम इसने इस सेक्शन ने हमको केवल बताया है, रेफर किया है कि इसके लिए हमको जाना पड़ेगा सेक्शन 19 पे। तो जब अभी हम सेक्शन 19 में जाएंगे तो अपील किराया प्राधिकरण को देखेंगे। सी से आता है हमारा भूस्वामी। भूस्वामी होता है लैंडलॉर्ड। लैंडलॉर्ड क्या होता है? जो किराए पर देता है, यानी कि ये मकान है, जैसा कि अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा था, ये मकान किसका था? मिस्टर ए का। तो मिस्टर ए इसको रेंट पे दे सकता है, या फिर मिस्टर ए का एजेंट है मिस्टर सी, वो क्या कर सकता है? इसको दे सकता है। या मिस्टर सी उसका कोई प्राधिकृत अभिकर्ता हो सकता है, ट्रस्टी हो सकता है, संरक्षक यानी कि गार्जियन हो सकता है। अब ये कौन सी परिस्थिति होती है? मान लीजिए मिस्टर ए का तो मकान है, लेकिन ये यहाँ नहीं रहता, यानी कि राजस्थान में नहीं रहता, ये रहता है हमारे एमपी में रहता है, या यूपी में रहता है, या फिर मान लीजिए विदेश में रहता है। और इसने क्या कर रखा है? ऑथराइज कर रखा है मिस्टर सी को कि तुम मेरे बिहाफ पर क्या कर सकते हो? रेंट ले सकते हो और फिर मुझे तुम ट्रांसफर कर देना। ठीक है। तो भूस्वामी कौन कौन हो सकता है भाई? जो लैंडलॉर्ड खुद होगा वो हो सकता है, उसका एजेंट हो सकता है, कोई ट्रस्टी हो सकता है, कोई गार्जियन हो सकता है। ठीक है। अब पट्टे की बात कर रहा है तो पट्टे में बोला है वही होगा जो टीपी एक्ट में दे रखा है। म्युनिसिपल एरिया कौन सा होगा? अकॉर्डिंग टू राजस्थान म्युनिसिपलिटी एक्ट 2009 के अकॉर्डिंग होगा। ठीक है। अब देखिए एफ कहता है परिसर। परिसर हमारे लिए इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। क्या बोल रहा है? प्रीमाइसेस में कौन कौन सी चीजें आती हैं? सबसे पहले आती है जो लैंड कृषि के लिए उपयोग में ना ली जाए, यानी कि रेस्ट्रिक्शन बता दिया कि ये चीज तो इसके अंतर्गत शामिल नहीं होगी। तो ऐसी कोई भूमि जो कृषि प्रयोजन के लिए उपयोग में नहीं ली जाती हो। ठीक है। एग्रीकल्चर पर्पस के लिए जो चीज यूज नहीं ली जाएगी वो आ जाएगी ए नंबर पे। फिर बी पॉइंट कहता है नॉट इंक्लूड फार्म। किसी का फार्म वगैरह है, ठीक है, बोलते ना फार्म हाउस वगैरह है, तो वो इंक्लूड नहीं किया जाएगा। भवन या भवन का कोई भाग हो गया, ये भवन है हमारा, और भवन का कोई पार्ट है। पार्ट मतलब यहाँ पे इसने पार्किंग एरिया बना रखा है, पीछे इसने छोटा सा गार्डन बना रखा है, वो इसके अंतर्गत इंक्लूड हो जाएगा। भवन का भाग किसके लिए हो सकता है? रहने के लिए हो सकता है, कोई कारोबार करने के लिए हो सकता है, या कोई अदर प्रयोजन के लिए इसको यूज किया जा सकता है। ठीक है। इसमें निम्नलिखित शामिल है, यानी कि इंक्लूड कौन कौन सी चीजें हैं? सबसे पहले हो गया भवन या भवन का भाग। ठीक है। कोई उद्यान हो गया, बगीचा हो गया, कोई भूमि हो गई, कोई गोदाम हो गया, गैराज हो गया, उपग्रह वगैरह हो गया, ये सब इसके अंतर्गत इंक्लूड हो जाएंगे। कोई आप फर्नीचर, आप देखते हैं ना सेमी फर्निश्ड होम देते हैं, फुल्ली फर्निश्ड होम देते हैं, तो उसकी बात करें कि कोई फर्नीचर वगैरह लगा हुआ है, कोई फिटिंग वगैरह लगी हुई है, कोई एमिनिटीज वगैरह लगी हुई है, कोई भवन है, भवन से लगी हुई भूमि है, कोई रेंट पे दी गई भूमि है, वो सब इसके अंतर्गत इंक्लूड हो जाएगी। लेकिन नॉट इंक्लूड ये हमारे लिए होता है इंपॉर्टेंट, क्या कि इसमें क्या क्या शामिल नहीं है। तो कोई हॉस्टल हो गया, धर्मशाला हो गया, पथिकाश्रम हो गया, सराय बासा वगैरह हो गया, बोर्डिंग हाउस वगैरह हो गए, इस तरीके के जो भी भाग होंगे वो इसके अंतर्गत इंक्लूड नहीं होंगे। अब ये बोल रहा है यहाँ पे कोई छत बनी हुई है वो शामिल है क्या? जब तक आप कोई कॉन्ट्रैक्ट ना कर लो जब तक तो क्या होता है, छत इसमें शामिल नहीं होती। लेकिन आप क्या कहते हो कॉन्ट्रैक्ट करते समय कि भाई मैं तो छत का यूज करूंगा, तो आप क्या कर सकते हो, तब वो परिसर का भाग होगा, अदरवाइज वो परिसर का भाग नहीं होगा। ठीक है। आई बात समझ में? तो अब आगे बढ़िए। एफ ए बोलता है किराया प्राधिकारी। किराया प्राधिकारी जो है इस वर्ड को 2017 के संशोधन से जोड़ा गया है। कौन सा 17 में संशोधन हुआ था? 18 अक्टूबर 2017 को संशोधन हुआ था, तब से ये वाला पॉइंट जोड़ा गया है। ठीक है। याद रखने लायक डेट है, आपको पता होना चाहिए। फिर बोल रहा है कि, और ये कहाँ पे डिफाइन की गई है? 22 क में डिफाइन की गई है। फिर आता है जी से किराया प्राधिकरण, यानी कि रेंट ट्रिब्यूनल। ठीक है। आरटी का नाम दे सकते हैं इसको, और किराया प्राधिकारी को दे सकते हैं रेंट अथॉरिटी, जिसको बोलते हैं आर ए। ठीक है। इसको आगे से आप आर ए के नाम से जानेंगे और किराया प्राधिकरण को आरटी के नाम से जानेंगे। ठीक है। जहां पे हमको शॉर्ट लग सकता है कि हमको शॉर्ट करना चाहिए, हम शॉर्ट करके चलेंगे। एच बोलता है सीनियर सिटीजन। घर में कौन रहता है? हाउस। एच यानी कि हाउस। हाउस में कौन है? सीनियर सिटीजन। सीनियर सिटीजन कितने साल का है? 65 वर्ष से अधिक आयु का, यानी कि 65 ईयर से अधिक आयु का जो सीनियर सिटीजन है वो कहां पर रहता है? घर में। एच आपके लिए याद करने लायक हो जाएगा। ठीक है। किराएदार बोलते हैं टेनेंट को, जो क्या प्राप्त करता है? किराया, जो किराया देता है। ठीक है ना, मिसप्रिंट हो रखा है यहाँ पे, जो किराया देता है। ठीक है। कौन कौन हो सकते हैं भाई? जो अपने अकाउंट से पैसे निकालकर परिसर का किराया चुकाता है। आपने देखा था घर किसका था? मिस्टर ए का। मिस्टर ए कौन थे? लैंडलॉर्ड। और मिस्टर बी कौन है? टेनेंट।
टेनेंट के अकाउंट में से पैसा निकालकर किसको दिया जाएगा, मिस्टर ए को। अभिव्यक्त और विवक्षित रूप से जो किराया समाप्त होने के बाद भी क्या करता है, कब्जा बनाए रखता है। जब तक उसको बेदखली की डिग्री या ऑर्डर पास ना हो गया हो तब तक वो क्या करता है, उस पर कब्जा वगैरह बना के रखता है। अब ये बोल रहा है पॉइंट 1 के अकॉर्डिंग ये जो व्यक्ति है, मान लीजिए मिस्टर बी की हो जाती है मृत्यु, तो उसकी मृत्यु होने की दशा में निवास या कारोबार के लिए उसका पति पत्नी हो गया, मतलब अगर ये मिस्टर बी जो है वो अगर हस्बैंड है तो इसकी वाइफ, और अगर ये वाइफ है तो इसका हस्बैंड क्या करेगा, किराएदार होगा। इसका पुत्र हो गया, पुत्री हो गई, माता पिता हो गए, जो भी परिवार के सदस्य के रूप में वहां पे रह रहा होगा वो टेनेंट कहलाएगा। आई बात समझ में? तो आगे बढ़ते हैं जे की तरफ। जे बोलता है ट्रिब्यूनल। जब हमने लिमिटेशन एक्ट देखा था तो वहां पे जे पे क्या देखा था, जे पे देखी थी हमने लिमिटेशन, जे लिमिटेशन करी थी ना, रिवाइज कर लो थोड़ा सा, क्या दिक्कत है अगर कोई पॉइंट, क्योंकि लिमिटेशन वाली पॉइंट है ना इंपॉर्टेंट है। फिर आता है ट्रिब्यूनल। ट्रिब्यूनल का मतलब क्या होता है, अपील किराया प्राधिकरण या फिर किराया अधिकरण से इसका मतलब निकलता है। टोटल कितनी डेफिनेशन है, टोटल डेफिनेशन है यहाँ पे 10, ठीक है ना। और टेनेंट कौन था, आई टेनेंट, यानी कि मैं टेनेंट हूं, और वहां पे आई कौन था, प्लेंटिफ। लिमिटेशन की बात कर रही हूँ, लिमिटेशन में आई प्लेंटिफ था और यहाँ पे आई टेनेंट है, ठीक है ना। अब देखो नेक्स्ट, सेक्शन 3 बोल रहा है चैप्टर 2 व चैप्टर 3 का कुछ परिसरों और किराएदारियों को लागू ना होना। कौन कौन से हो गए भाई, आपको यहाँ पे दे रखे हैं टोटल 11 पॉइंट। टोटल 11 पॉइंट में से जो हमारे 3 पॉइंट हैं वो शुरू में डिलीट हो गए हैं, कब से, 2017 के संशोधन से। फिर बोल रहा है 4th नंबर का पॉइंट कि सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, कोई लोकल अथॉरिटी है या उनके द्वारा कोई रेंट पर दिए गए परिसर है तो उस पर चैप्टर 2 और 3 के पॉइंट लागू नहीं होंगे। फिर 5th नंबर का पॉइंट कह रहा है सेंट्रल गवर्नमेंट, राजस्थान एक्ट द्वारा गठित निगमित निकाय वगैरह है, इनके परिसर को लागू नहीं होंगे। चैप्टर 2 कौन सा आता है, चैप्टर 2 आता है हमारा रिवीजन ऑफ रेंट, और चैप्टर 3 आता है हमारा टेनेंसी वाले प्रोविजन, ठीक है ना। तो ये दोनों चैप्टर अप्लाई नहीं होंगे, इन दोनों चैप्टर पर सेक्शन 3 अप्लाई नहीं होगा, ठीक है। यानी सेक्शन 3 बोल रहा है कि चैप्टर 2 और 3 का कुछ परिसरों को लागू नहीं होना। तो कौन से परिसर हैं, सबसे पहले फर्स्ट से लेके थर्ड तक तो डिलीट हो गए। 4th नंबर का बोलता है सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट, कोई लोकल अथॉरिटी है जो रेंट पर दिए गए परिसर है। सेंट्रल गवर्नमेंट, राजस्थान एक्ट के द्वारा कोई गठित निगमित निकाय वगैरह है, इनके द्वारा कोई परिसर को रेंट पे दिया गया है। कोई कंपनी परिसर हो गया, देव स्थान, आप देखेंगे ना तो आपको बहुत बड़ा वो दिखेगा कि भाई इतने सारे पॉइंट हम कैसे करेंगे, लेकिन मैं कीवर्ड निकाल के लाई हूँ जिससे कि आपको याद रह जाए। कंपनी परिसर हो गए, देवस्थान विभाग हो गया, कोई धार्मिक पूर्ति या शैक्षणिक न्यास यानी कि ट्रस्ट हो गया, यूनिवर्सिटी वगैरह हो गई, कोई बहुराष्ट्रीय कंपनी या 1 करोड़ या उससे अधिक कंपनी की शेयर वाली कंपनी हो गई, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी हो गई, विदेशी नागरिक या राजदूत वगैरह हो गए, इन सब के अंतर्गत क्या होगा, चैप्टर 2 और 3 अप्लाई नहीं होगा। अब देखिए 4th कहता है किराए का तय किए गए रूप में होना, यानी कि किराएदार और लैंडलॉर्ड द्वारा तय किए गए रूप में किराया होगा। मान लीजिए ये जो हम मकान शुरू से मिस्टर ए का बना रखा है, मिस्टर ए और ये मिस्टर बी, तो मान लीजिए इन दोनों ने किराया तय किया कितना, 5,000 रुपए, तो किराया कितना माना जाएगा, 5,000 रुपए। अब मान लीजिए इन्होंने तय नहीं किया तो ये फिर क्या कर सकते हैं, किराया प्राधिकारी को, है ना, एप्लीकेशन या किराया अधिकरण को, इनको क्या कर सकते हैं, अर्जी लगा सकते हैं, आवेदन कर सकते हैं कि भाई हमारा किराया तय करो। इसमें सुख सुविधाओं के लिए अलग से कुछ तय किया जाए तो वो शामिल नहीं है। मान लीजिए जो आपने अलग से तय किया गया कि भाई मैं यहाँ पे एसी लगवा के दे रहा हूँ तो इसके चार्जेस अलग होंगे, फ्रीज वगैरह आप बोलते ना, फर्निश्ड होम देते हैं, फ्रीज लगा के दे रहा हूँ, इन्वर्टर लगा के दे रहा हूँ, तो इनके चार्जेस अगर अलग से लगा रहा है तो इनकी बात को इसमें शामिल नहीं किया जाएगा, वो इनकी अपनी अलग से बात है, कोई कॉन्ट्रैक्ट करार वगैरह करते हैं तो उसके अकॉर्डिंग है। अदरवाइज जो भी किराया ये तय करेंगे वो होगा। यानी कि सेक्शन 4 क्या कहता है, किराया तय किए गए रूप में होगा। कौन तय करेगा, लैंडलॉर्ड और टेनेंट तय करेंगे, ठीक है। 5 कहता है किराएदार द्वारा किराए का संदाय और विप्रेषण, यानी कि किराएदार द्वारा किराए का संदाय और विप्रेषण कैसे किया जाएगा, तो जब तक तय ना हो किराएदार जिस मास का किराया देना है उसके अगले माह के 15 दिन के अंतर्गत किराया देगा। किराया देने पर भूस्वामी अभिकर्ता के द्वारा कोई साइन करके रसीद वगैरह प्राप्त करेगा। इसके अलावा जो किराया है वो कैसे कैसे दिया जा सकता है, भाई पर्सनली जाके दे सकता है कि भाई 5,000 रुपए जाके दे दे, कैश में दे सकता है, कोई चेक चेक के थ्रू दे सकता है, यूपीआई ट्रांसफर कर सकता है, बैंक में दे सकता है, अकाउंट में डिपॉजिट करा सकता है, बाय पोस्ट दे सकता है। ये सब रीतियां हैं जिसके द्वारा कोई भी जो किराएदार है वो अपने किराए का संदाय कर सकता है। लैंडलॉर्ड टेनेंट को उस म्युनिसिपैलिटी एरिया में जो उसका बैंक अकाउंट नंबर, बैंक नेम, रजिस्टर्ड डाक द्वारा है बताएगा। मान लीजिए जो मेरा मकान है ये है करधनी में। करधनी कहाँ पे है,
जयपुर में झोटवाड़ा में, ठीक है। तो और मैं रहती हूँ कहाँ पे, दुर्गापुरा में, ठीक है। तो या तो कैसे देगा कि भाई चेक के थ्रू देगा, यूपीआई ट्रांसफर कर देगा, कैश में दे देगा। अगर वो बोलता है कि भाई आपका जयपुर में कोई खाता है, अकाउंट है बैंक में, तो आप बता दो, मैं वहां पे ट्रांसफर कर दूंगा। तो ये बोल रहा है कि भाई वहां पे जाके कर सकता है, ठीक है। अब चैप्टर 2 देखो, किराए का पुनरीक्षण की बात की जाती है। कैसे पुनरीक्षित किया जाएगा, 6 और 7 के अकॉर्डिंग किया जाएगा। देखो कैसे बता रहा है कि भाई ये देखो एग्जांपल है जो हमने देखा है कि भाई 1950 में किराया कितना था, 100 रुपए। 1951 में कितना हुआ, 5% की दर से बढ़ गया, यानी कि 105 रुपए। यानी कि हर महीने कितने रुपए बढ़ेंगे, मतलब हर साल कितने रुपए बढ़ेंगे, 105 रुपए हो जाएंगे। जैसे 1951 में 105, फिर 1952 में 105, ऐसे हर महीने किराया देगा। फिर बोल रहा है कि 5 into 10 years, 10 साल के बाद किराया क्या होगा, उसके अंतर्गत समाविष्ट हो जाएगा, ठीक है। हर साल किराया कितना बढ़ा रहा है, ये 110 हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे, ठीक है ना। 105, 110, 115 ऐसे करके 5% की दर से बढ़ता जा रहा है। तो फिर क्या होगा, जैसे लास्ट में 150 हो जाएगा ना 10 वर्ष पे, जब 10 वर्ष पे 150 हो जाएगा तो वो पूरे किराए में इंक्लूड हो जाएगा, और फिर आगे उसके बाद उस पर 5% की दर से बढ़ेगा, ठीक है। इसको एग्जाम्पल को आप गो थ्रू कर सकते हैं एक बार। फिर बोल रहा है विद्यमान किराएदारियों के संबंध में किराए का पुनरीक्षण कैसे किया जाएगा। हमने एक एग्जांपल देख लिया, उसको देखते हैं कि जहां परिसर इस एक्ट के पहले किराए पर दिया गया है तो उसका किराया निम्नानुसार रिवाइज किया जाएगा। 1 जनवरी 1950 से पहले किराए पर दिया गया परिसर है तो वो 1 जनवरी 1950 से किराए पर दिया गया समझा जाएगा। उस समय संदाय किराया 5% की दर से हर साल बढ़ेगा। जैसे कि मान लीजिए 100 रुपए था तो कितना हो गया था, 105। फिर यानी कि 1951 की बात हुई, 1952 में कितना हो जाएगा, 110 हो जाएगा, फिर 53 में 115 हो जाएगा, ऐसे बता रहा है। किराए की रकम की बढ़ोतरी की रकम 10 वर्ष के बाद किराए में समाविष्ट हो जाएगी, ठीक है। ये बोल रहा जैसे 1960 आएगा ना, वैसे क्या होगा, उसमें किराए में समाविष्ट हो जाएगी, और ये 150 रुपए, यानी कि 150 रुपए हो जाएगा। वो 50 रुपए इसके अंतर्गत इंक्लूड हो गए। तो 1960 से कितना किराया माना जाएगा, 1960 से किराया माना जाएगा कितना, 150 रुपए। फिर इसमें 5% की दर से वृद्धि कर देंगे, इस तरीके से बढ़ेगा, और फिर 10 वर्ष बाद इंक्लूड हो जाएगा। तो उसके बाद फिर 5% का कॉन्सेप्ट चलेगा, तो 10 वर्ष के बाद मेन किराए में इंक्लूड कर दिया जाएगा। जहां परिसर 1 जनवरी 1950 को या उसके बाद किराए पर दिया गया हो, वहां किराएदारी शुरू होने के बाद 5% की दर से बढ़ेगा, फिर 10 वर्ष के बाद मेन किराया समाविष्ट कर दिया जाएगा, ठीक है। ये बता रहा है कैसे पुनरीक्षित कर रहा है। हम कोई टॉपिक छोड़ नहीं सकते, किसी पॉइंट को छोड़ नहीं सकते, इसलिए हमने आपको बता दिया है कि 5% की दर से बढ़ेगा, फिर 10 वर्ष के बाद उसको मेन में इंक्लूड कर दिया जाएगा। कंक्लूजन ये है इसका, ठीक है। ये आप देख सकते हैं। इसके बाद देखिए सेक्शन 7। सेक्शन 7 बोलता है नए किराएदारियों के संबंध में किराए का पुनरीक्षण। तो जब तक कोई एग्रीमेंट ना हो, किराया कैसे बढ़ेगा, 5% की दर से बढ़ेगा। किराए की बढ़ोतरी की रकम 10 वर्ष के बाद किराए में रिवाइज हो जाएगी। 5% से अधिक अगर किराए की बढ़ोतरी की जाती है तो वो क्या होगी, एक्स्ट्रा की मात्रा तक शून्य हो जाएगी, वॉइड हो जाएगी, ठीक है। प्री में आ सकता है ये क्वेश्चन, प्री से रिलेटेड हो सकता है। नेक्स्ट देखिए, चैप्टर 3 आता है टेनेंसी के बारे में, यानी कि किराएदारी के बारे में, 8 से लेकर 10 तक इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखते हुए चलिएगा। सबसे पहले आते हैं सीमित कालावधि की किराएदारी। क्या होगा इसके अंतर्गत, लिमिटेड टाइम टेनेंसी की बात करता है। तो सीमित कालावधि की किराएदारी, कोई भूस्वामी लैंडलॉर्ड निवासीय प्रयोजन के लिए 3 वर्ष की सीमित कालावधि के लिए परिसर को किराए पर दे सकता है। भूस्वामी और किराएदार सीमित अवधि की किराएदारी की परमिशन के लिए और कब्जे के पुनः प्रमाण पत्र के लिए किसके समक्ष अर्जी करेंगे, रेंट ट्रिब्यूनल के समक्ष अर्जी करेंगे, ठीक है। किराया अधिकरण तुरंत परमिशन देगा ऐसे परिसर के कब्जे की पुनः प्राप्ति के लिए सर्टिफिकेट में दी गई अवधि के लिए, मतलब जितनी अवधि दी गई है उसके लिए क्या करेगा, सर्टिफिकेट इशू करेगा। जो सीमित कालावधि की अनुज्ञा है एक परिसर के लिए 3 बार से अधिक नहीं दी जाएगी, प्री का क्वेश्चन हो सकता है ये, ठीक है। और ये सर्टिफिकेट 3 साल तक प्रभावी रहेगा, उसके 6 महीने के भीतर उसको एग्जीक्यूट कराना होगा, अन्यथा क्या हो जाएगा, वो सर्टिफिकेट उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, शून्य हो जाएगी। अब देखो 9 बोलता है किराएदारी के बेदखली के आधार, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान देते हुए चलिएगा। किसी अदर लॉ और कॉन्ट्रैक्ट के होते हुए भी इस एक्ट के अकॉर्डिंग किराया अधिकरण यानी कि रेंट ट्रिब्यूनल किराएदार यानी कि टेनेंट को बेदखली के आदेश तब तक नहीं देगा जब तक कि उसको समाधान नहीं हो जाता। यानी कि यहाँ पे जो जो पॉइंट दे रखे हैं उनका समाधान नहीं हो जाता, तब तक क्या नहीं करेगा, उसको बेदखल नहीं करेगा। सबसे पहले है किराएदार ने 4 मास के किराए की रकम को संदत ना किया हो, ना निविदत किया हो, लेकिन ये आधार उपलब्ध नहीं होगा। यानी कि जब तक अगर लैंडलॉर्ड ने अपना कोई अकाउंट नंबर नहीं दिया हो, कोई रसीद वगैरह नहीं दी हो, रजिस्टर्ड पोस्ट ऑफिस की कोई डिटेल वगैरह नहीं बताई हो,
तब तक क्या होगा, तब तक इस बात को नहीं माना जाएगा कि भाई उसने किराया 4 मास के अंतर्गत नहीं दिया है। कोई भी अर्जी तब तक फाइल नहीं की जाएगी जब तक भूस्वामी ने किराए के बकाये की मांग के हेतु किराएदार को रसीदी रजिस्टर डाक के द्वारा नोटिस वगैरह ना दे दिया हो, किराएदार ने नोटिस की तामील के 30 दिन के अंदर किराए का संदाय नहीं किया गया हो, यानी कि उसने नोटिस दिया और नोटिस के 30 दिन के अंतर्गत अगर किराएदार ने संदाय नहीं किया हो तो ही क्या कर सकता है, वो जाके किराया प्राधिकरण के समक्ष बेदखली के लिए अर्जी लगा सकता है, आवेदन कर सकता है। स्पष्टीकरण बता रहा है कि किराया निवेदित हुआ माना जाएगा कब, जब वो भूस्वामी को समुचित रूप से संबोधित करते हुए मनी ऑर्डर के थ्रू और रेंट अथॉरिटी को अगर डिपॉजिट कर दिया जाता है, यानी कि अगर किराएदार ने जो अपना मनी ऑर्डर वगैरह वो लगा के या फिर किसी रेंट अथॉरिटी को अगर पैसे जमा करा दिए तो भी वो किराया संगत हुआ माना जाएगा, जमा किया हुआ माना जाएगा। सबसे पहले क्या बोला था कि भाई किराएदार ने 4 मास तक का किराया ना दिया हो, फिर उसने जानबूझकर सार्वजनिक नुकसान कारित कर दिया हो टेनेंट ने, फिर बिना अनुमति के उसने निर्माण करवाया है, यानी कि जो घर था उसमें बिना मर्जी के कमरे भरवा रहा है, या कोई पीछे मान लीजिए बालकनी थी उसमें अपना कोई चेंजेस वगैरह करा लिए, जिससे कि क्या हो गया, उस मकान की वैल्यू कम हो गई, तो भी उसको क्या किया जा सकता है, बेदखल किया जा सकता है। न्यूसेंस क्रिएट कर रहा है, भाई रात को 10 बजे के बाद अपने म्यूजिक सिस्टम वगैरह लगा के नाच गाना पार्टी वगैरह कर रहा है, तो वो कह रहा है भाई तुम निकलो यहाँ से। फिर बोल रहा है बिना रिटर्न परमिशन के सबलेट दे रहा है, उप किराए पर दे रखा है, यानी कि 2 कमरे किराए पर ले रखे थे, उसको लगा कि एक कमरा मैं किराए पर दे देता हूँ, तो यानी कि उसको उप किराए पर दे दिया तो भी बेदखल कर देगा। इसके अलावा जब परिसर किराएदार के अलावा किसी अन्य व्यक्ति के कब्जे में हो तो माना जाएगा कि उसने परिसर को उपकिराए पर दे दिया गया है। ये होता है उपकिराए का मतलब, यानी कि सबलेट करने का मतलब। यह स्वयं परिसर में अपना कब्जा त्याग दिया, मतलब खुद तो हट गया, मतलब कि भाई कह रहा है कि भाई मैं तो यहाँ पे नहीं रहूंगा और किसी और को किराए पर दे दिया, बेदखली का आधार हो सकता है, हट गया तो फिर क्या करेंगे। अपनी हैसियत से हक त्याग या भूस्वामी के हक से इनकार कर दिया, उसने कह दिया मैं तो किराएदार नहीं हूँ, मैं तो इसका मालिक ही हूँ, मतलब हक त्याग कर रहा है कि मैं किराएदार नहीं हूँ, मैं तो मैं लैंडलॉर्ड हूँ, मकान मालिक हूँ। निवासी प्रयोजन के लिए परिसर को किराए पर दिया गया था और वाणिज्यिक प्रयोजन के लिए दे रहा था, रहने के लिए मकान यूज कर रहा है और वहां पे अपनी भैया दुकान खोल के बैठ गया, तो भी मना करेगी कि भाई नहीं ऐसे नहीं चलेगा। फिर भूस्वामी की सेवा या नियोजन में किराएदार ना रहा हो, यानी कि मान लीजिए जो मकान मिला था, ये फैक्ट्री थी, इसमें काम करता था, किसकी थी, मिस्टर ए की, और मिस्टर ए ने फैक्ट्री में काम करता था मिस्टर बी, इसलिए उसने क्या किया गया था, इसको यहाँ पे रेंट पे अपना मकान दे दिया था। अब ये मान लीजिए मिस्टर बी नौकरी छोड़ के चल जाता है, तो फिर मिस्टर बी की जगह अगर मिस्टर सी आ जाए तो मिस्टर सी रहेगा ना इस मकान में आके, मिस्टर बी थोड़ी ना रहेगा, तो फिर क्या होगा, बेदखली का आधार हो जाएगा। परिसर भूस्वामी के स्वयं के उपयोग या अधिभोग के लिए युक्त सद्भाविक रूप से अपेक्षित होना है, यानी कि भाई वो बोल रहा है मेरा बच्चा बड़ा हो गया, मेरे बच्चे की शादी करूंगा मैं, तो फिर तुम अपना ये जो मकान है उसको खाली करो। लेकिन फिर क्या होगा कि बच्चे की शादी करेगा वो, यानी कि 3 वर्ष के अंतर्गत किसी अन्य व्यक्ति को किराए पर नहीं देगा, कौन, लैंडलॉर्ड। ये वाली बात इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। फिर इसके बाद बोल रहा है कि यदि किरायादार किराया अधिकरण के समक्ष एप्लीकेशन लगाकर कब्जे के प्रत्यावर्तन का अधिकार रखेगा, यानी कि अगर वो 3 वर्ष के अंतर्गत किसी और व्यक्ति को अगर कह देता है कि भाई किराए पर दे दूंगा, तो जो किराएदार है जिसको कि बेदखल किया गया था, वो कब्जे के प्रत्यावर्तन के लिए डिग्री प्राप्त करने के लिए किराया अधिकरण के समक्ष अर्जी लगा सकता है। किराया अधिकरण ऐसी एप्लीकेशन को तुरंत निपटाएगा, सेक्शन 16 की प्रक्रिया फॉलो करेगा। सेक्शन 16 में किसका प्रोसीजर दे रखा है, कब्जे की जो तुरंत कब्जा प्राप्त करने की प्रक्रिया वगैरह ना, उसको दे रखा है। किराएदार ने अपनी आवश्यकता के लिए परिसर बना लिया और उसका खाली कब्जा अर्जित कर लिया, भाई तू तेरा खुद का यहाँ पे मकान हो गया तो खाली कर भाई, मेरे को मेरा किसी और व्यक्ति को किराया दूंगा, ज्यादा किराया दे रहा है वो मेरे को, तो वो बोल रहा है। परिसर का लगातार 6 माह तक उसने यूज ही नहीं किया, भाई मकान को किराए पर ले लिया और आ ही नहीं रहा उसमें रहने के लिए 6 माह तक, मेंटेनेंस वगैरह भी तो मांग रहा है ना, फिर बंद पड़ा है मकान, तो वो बोल रहा है कि भाई 6 माह तक यूज नहीं करेगा तो बेदखली का आधार हो जाएगा। किसी भी प्राधिकार द्वारा परिसर में भीड़ भाड़ को कम, मान लीजिए जो गवर्नमेंट है उसके थ्रू नोटिस आ गया कि भाई तुम्हारे जो परिसर है इसमें जैसे चौल वगैरह नहीं होती कि पूरी चौल में भर गए लोग, भाई चौल खाली करने के लिए कह दिया गया गवर्नमेंट ने, तो फिर क्या कहेगा, बेदखल करने का आधार हो सकता है। परिसर में निर्माण कार्य करने की आवश्यकता है, भाई टूट फूट हो गई, कभी जर्जर अवस्था में आ गया, कभी भी गिर जाएगा, बारिश वगैरह ज्यादा गिर गई तो सुधार विकास योजना के थ्रू या मानव निवास के लिए अनुपयुक्त हो गया तो भी क्या कर सकता है, बेदखली का आधार हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखो, इसमें केस है श्रीमती कृष्णा भसीन बनाम अपीली किराया अधिकरण 2017। इसमें कहा गया था कि लैंडलॉर्ड ने टेनेंट को नोटिस दे दिया था, उसके बाद भी इस एक्ट के अकॉर्डिंग उसने रेंट पे नहीं किया, तो रेंट के लिए किराएदार बेदखली के लिए उत्तरदायी होगा। मदनलाल वर्सेस जैन ब्रदर्स के बाद में कहा गया था कि बेदखली के वादों में हक का प्रश्न महत्वपूर्ण नहीं है। श्याम सुंदर के बाद में कहा गया था कि बेदखली के नए आधार संशोधन के द्वारा उठाए जा सकते हैं। श्रीमती शारदा नारायण लाल बनाम
हरजी लाल के बाद में कहा गया था कि जब किराएदारी कब बनी इसका प्रूफ नहीं है तो किराएदार की अवधि किराए का भुगतान मकान मालिक किराएदारी भी साबित नहीं हो तो प्रतिवादी बेदखल किए जाने का उत्तरदायी नहीं है। ठीक है, एक बार गो थ्रू कर लेना इनको। फिर बोल रहा है सेक्शन 10 कतिपय मामलों में तुरंत कब्जा प्राप्त करने का अधिकारी। सबसे पहले हमने क्या देखा था, लिमिटेड टाइम टेनेंसी, 8 में, 9 में किराएदारी को बेदखल करने के अधिकार। और फिर बोल रहा है कुछ मामलों में तुरंत कब्जा प्राप्त करने का अधिकार किसको है, लैंडलॉर्ड को। भूस्वामी को सेक्शन 10 में तुरंत कब्जा प्राप्त करने का अधिकार है। किसी निवासी परिसर का किराया अधिकरण में एप्लीकेशन लगाने पर भूस्वामी तुरंत कब्जा प्राप्त करने का अधिकार होगा। यदि मान लीजिए आर्मी का मेंबर है, आर्मी से रिटायर्ड होकर घर आ रहा है और उसको खुद को मकान की जरूरत है, गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल बॉडीज वगैरह के मामले में, कॉर्पोरेशन निगम के मामले में एम्प्लॉय है, रिटायर्ड ऑफिसर है या 1 साल के अंदर रिटायर होने वाला है, तो या इस एक्ट के बनने के पहले जो भी बाद में हो एप्लीकेशन फाइल कर देगा कि भाई मेरे को मकान की कुछ जरूरत है, तुम इसको परिसर को खाली करो। सीनियर सिटीजन हो गया, जो कि हमने कहाँ पे देखा था, एच में देखा था, 65 प्लस परिसर को किराए पर दिए जाने के 3 वर्ष के बाद ऐसी अर्जी लगा सकता है। फैमिली आर्मी है, मतलब कि आर्मी का जो मान लीजिए सदस्य खुद मर गया हो, आर्मी का कोई मेंबर था वो मर गया हो, तो उसके घर वाले आके रहेंगे वहां पर, और एप्लीकेशन जो होगी वो लैंडलॉर्ड की मृत्यु के 1 साल के अंतर्गत फाइल की जाएगी। भूस्वामी की मृत्यु के बाद उसकी विधवा पति की मृत्यु के 1 वर्ष के अंतर्गत निवासी प्रयोजन के लिए अर्जी फाइल कर सकती है। जब भूस्वामी ने 1 से अधिक परिसर किराए पर दिए गए हो तो ऐसी अर्जी किसी ऐसे परिसर के संबंध में होगी जिस नगरपालिका क्षेत्र में वो स्वयं निवास नहीं कर रहा हो। ठीक है, अगर आपको लग रहा है कि बोर हो गए हैं तो बीच में जाके एक बार लाइक शेयर सब्सक्राइब कर आओ, जिससे कि क्या होगा, आपका भी थोड़ा माइंड फ्रेश हो जाएगा। कंटिन्यू हम पढ़ते हुए आ रहे हैं ना, लेकिन इसको पढ़ना बहुत जरूरी है। रेंट कंट्रोल एक्ट अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है, लोकल लॉ के अंतर्गत आता है हमारा। तो अब आ जाओ भूस्वामी के पास में। भूस्वामी बोल रहा है निशक्ता से ग्रसित हो गया। निशक्ता क्या होती है, डिसेबिलिटी, पैर वैर टूट गया, हड्डी वड्डी टूट गई, बोल रहा है सीडीआई यूज नहीं कर सकता मैं, तो उसको स्वयं को ग्राउंड फ्लोर यूज करने के लिए चाहिए, तो मेडिकल सर्टिफिकेट वगैरह दिखाएगा गवर्नमेंट के, और फिर बोलेगा कि भाई मुझे तुरंत कब्जा चाहिए। ठीक है, भूस्वामी तुरंत कब्जा प्राप्त करने के बाद किसी अन्य को 3 वर्ष तक परिसर को किराए पर नहीं देगा। अगर ऐसा करता है तो कब्जे के प्रत्यावर्तन का राइट उत्पन्न हो जाएगा। चैप्टर 4 आ जाइए। चैप्टर 4 बोल रहा है अवैध रूप से बेदखल किए गए किराएदार के कब्जे का प्रत्यावर्तन और उसकी प्रक्रिया। हम क्या कर रहे हैं, हम कर रहे हैं रेंट कंट्रोल एक्ट किसके संबंध में, आरजीएस के संबंध में। ठीक है, फास्ट रिकैप कर रहे हैं जिससे कि हमारे आंखों के आगे से एक बार फटाफट से एक्ट निकल जाए। अब देखो, अवैध रूप से बेदखल किए गए किराएदार के कब्जे का प्रत्यावर्तन और उसकी प्रक्रिया, सेक्शन 11 और 12। सबसे पहले बोल रहा है 11 बोल रहा है रिस्टोरेशन ऑफ पोजीशन ऑफ इलीगली डिस्पोज्ड टेनेंट। क्या होगा, टेनेंट क्या करेगा, विधि की सम्यक प्रक्रिया के बिना, उसके कंसेंट के बिना भूस्वामी द्वारा किराए के परिसर से बेकब्जा कर दिया जाता है। किसको, टेनेंट को। तो बेकब्जा किए जाने की तारीख के 30 दिन के अंतर्गत, इंपॉर्टेंट डेट है, डेज और डेट हमको याद रखने हैं, कब्जे के प्रत्यावर्तन यानी रिस्टोरेशन के लिए किराया अधिकरण के सामने अर्जी फाइल कर सकता है। कौन करेगा, टेनेंट करेगा। कितने दिन में करेगा, 30 दिन के अंतर्गत करेगा। किसके सामने करेगा, रेंट अथॉरिटी के सामने करेगा। अब देखो सेक्शन 12 बोलता है कब्जे की पुनः प्राप्ति की प्रक्रिया। कब्जे की पुनः प्राप्ति के लिए किराया अधिकरण यानी कि रेंट ट्रिब्यूनल के सामने अर्जी लगाई जाएगी। किराएदार लगाएगा या उसकी ओर से कोई अन्य व्यक्ति लगाएगा। अर्जी के साथ शपथ पत्र और जो भी अदर डॉक्यूमेंट वगैरह होंगे वो होंगे। किराया अधिकरण अर्जी, शपथ पत्रों और दस्तावेजों की प्रति के साथ जवाब प्रस्तुत करने के लिए तारीख तय करते हुए नोटिस की तामील कराएगा। जवाब प्रस्तुत करने की डेट नोटिस तामील किए जाने की डेट से 21 दिन के बाद की नहीं होगी। नोटिस की तामील रजिस्टर्ड पोस्ट के द्वारा हो सकती है या अधिकरण या सिविल न्यायालय की आदेशिका के तामीलकर्ता के द्वारा भी की जा सकती है। फिर देखो, लैंडलॉर्ड द्वारा जवाब नोटिस की तामील से 10 दिन के अंतर्गत दिया जाएगा। अर्जीदार क्या करेगा, किराएदार या अन्य व्यक्ति के द्वारा जवाब की तामील से 2 दिन में, 2 दिन नहीं होगा, ये 7 दिन होगा शायद, 7 दिन नहीं, यहाँ पे मिसप्रिंट हो रखा है, ठीक है ना, 7 दिन में प्रति उत्तर दिया जाएगा। किराया अधिकरण के द्वारा सुनवाई की तारीख वो डिसाइड की जाएगी जो प्रति उत्तर फाइल किए जाने के 30 दिन के अंतर्गत होगा। अर्जी का निपटारा कितने दिन में किया जाएगा, नोटिस की तामील से 90 दिन के अंतर्गत किया जाएगा। डेट और डेज हमको याद रखने हैं। किराया अधिकरण संक्षिप्त जांच करेगा, उसके बाद किराएदार को क्या करेगा, कब्जे के तुरंत प्रत्यावर्तन का आदेश दे देगा और अर्जी का निपटारा कर देगा। अधिकरण किराएदार के मामले और तथ्यों परिस्थितियों को देखते हुए कठिनाई के लिए जो भी सुविधा वगैरह हो गई, भूस्वामी को कहेगा कि भाई तू पर्याप्त प्रतिकर भूस्वामी के द्वारा देने के लिए कहेगा। अधिकरण कब्जे की पुनः प्राप्ति के लिए एक प्रमाण पत्र यानी कि सर्टिफिकेट जारी
कर देगा। चैप्टर 5 आ जाता है। चैप्टर 5 बोलता है अधिकरण का गठन, यानी ट्रिब्यूनल को गठन की बात की जा रही है, किराए के पुनरीक्षण की बात की जा रही है, बेदखली की प्रक्रिया बताई जा रही है, अपील और निष्पादन बताया जा रहा है। सेक्शन 13 से लेकर 22 तक बड़ा पार्ट कर रहा है। सबसे पहले 13 को देखो, किराया अधिकरण का गठन कैसे किया जाएगा, इंपॉर्टेंट है। किराया अधिकरण का गठन किसके द्वारा किया जाएगा, राज्य सरकार के द्वारा। कौन सी राज्य सरकार है यहाँ पे, राजस्थान राज्य की सरकार है, ठीक है ना, राजस्थान राज्य की सरकार है यहाँ पे। यदि किसी एरिया के स्टेट गवर्नमेंट द्वारा या दो से अधिक किराया अधिकरणों को गठन किया जाता है तो स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा कार्य के बारे में वितरण बनाए जा सकते हैं, मतलब कार्य वितरण करने के बारे में नियम बना सकते हैं। कौन बनाएगा, राज्य सरकार। किसी किराया अधिकरण में हाईकोर्ट के द्वारा नियुक्त किया जाने वाला एक व्यक्ति होगा जो कि पीठासीन होगा। पीठासीन अधिकारी नियुक्त होने के लिए कौन होना चाहिए, व्यक्ति का राज्य न्यायिक सेवा का सदस्य होते हुए सिविल न्यायाधीश वरिष्ठ खंड के नीचे की पंक्ति का नहीं होना चाहिए। इंपॉर्टेंट है, ये वाला ध्यान रखना, ठीक है। हाईकोर्ट के द्वारा किसी एक रैंक ट्रिब्यूनल को पीठासीन अधिकारी को दूसरे रैंक ट्रिब्यूनल के पीठासीन अधिकारी के रूप में नियुक्त किया जा सकता है। कौन करेगा, हाईकोर्ट नियुक्त करेगा। स्टेट गवर्नमेंट मत करके आ जाना, यहाँ पे हाईकोर्ट करके आना। सेक्शन 14 क्या बोलता है, किराए के पुनरीक्षण के लिए प्रक्रिया। भूस्वामी किराया अधिकरण के समक्ष पुनरीक्षण के लिए आवेदन करेगा। ऐसा आवेदन अर्जी फाइल करने पर किराया प्राधिकरण के द्वारा विरोधी पक्षकार को नोटिस जारी करने के 30 दिन के अंतर्गत किया जाएगा। डेट याद रख लेना है ना, डेज याद रख लेना केवल। विरोधी पक्षकार के द्वारा नोटिस की तामील से 30 दिन के अंतर्गत जवाब फाइल किया जाएगा। ऐसे जवाब के साथ क्या होंगे, जो भी आवश्यक डॉक्यूमेंट होंगे, दस्तावेज वगैरह होंगे, वो लगे होंगे। नोटिस की तामील अधिकरण या सिविल कोर्ट के द्वारा तामीलकर्ता के द्वारा रजिस्टर्ड डाक के द्वारा की जाएगी। जब ऐसी तामील की जाएगी तो उसको क्या माना जाएगा कि भाई वो सम्यक रूप से तामील हो गई है। अर्जीदार के द्वारा प्रति उत्तर विरोधी पक्षकार को उसकी प्रति तामील के बाद जवाब की तामील से 15 दिन के अंतर्गत फाइल करेगा। किराया अधिकरण के द्वारा सुनवाई की वो डेट डिसाइड की जाएगी जो कि नोटिस की तामील से 90 दिन की ना हो। इंपॉर्टेंट हो गया हमारे लिए। इसके बाद क्या करेगा, रेंट ट्रिब्यूनल संक्षिप्त जांच करेगा, रेंट डिसाइड करेगा। सेक्शन 6 और 7 के अकॉर्डिंग 5% की दर से बढ़ रहा है, 10 साल के बाद समाविष्ट हो जाएगा, ये सारी बातें। एप्लीकेशन का निपटारा किराएदार को नोटिस की तामील से 150 दिन के अंतर्गत किया जाएगा। किराया अधिकरण के द्वारा वसूली की डेट दर्शित करते हुए वसूली का क्या किया जाएगा, सर्टिफिकेट इशू किया जाएगा। अब आ जाओ सेक्शन 15, किराएदार की बेदखली के लिए प्रक्रिया। बेदखली के आधार कहाँ पे देखे थे हमने बेदखली के आधार देखे थे 9 में, ठीक है। 5 और 1 कितना होता है, 6। 6 को उल्टा लिखते हैं तो क्या होता है, 9। याद रख सकते हो, ऐसे लिखते हैं ना। 5 और 1 कितना होता है, 6। और 6 को कैसे लिखते हैं हम, 9। भूस्वामी या अन्य व्यक्ति किराएदार की बेदखली के लिए किराया अधिकरण के समक्ष शपथ पत्र और दस्तावेज सहित अर्जी लगाएंगे। कौन कौन लगाएगा, या तो लैंडलॉर्ड लगाएगा या कोई अदर पर्सन लगाएगा उसकी ओर से, ठीक है, अदर पर्सन। किराया अधिकरण अर्जी प्राप्त होने पर जवाब के लिए नोटिस जारी करेगा। भाई दस्तावेज कौन कौन से होंगे, अर्जी होगी, शपथ पत्र होगा या कोई भी अदर डॉक्यूमेंट होगा। नोटिस जारी करने के 30 दिन के अंतर्गत जवाब पेश करना होगा। नोटिस की तामील सिविल, जो भी हमने देखा था, रजिस्टर्ड डाक के द्वारा की जाएगी। इस तरह से जो तामील की जाएगी वो सही मानी जाएगी। टेनेंट अपना जवाब 45 दिन के अंतर्गत देगा। अर्जीदार प्रत्युत्तर जवाब की तामील के 30 दिन के अंतर्गत करेगा। किराया अधिकरण सुनवाई की वो डेट डिसाइड करेगा जो कि नोटिस की तामील से 180 दिन के अंतर की होगी। अर्जी का निपटारा 240 दिन के अंतर्गत किया जाएगा। किसका है, बेदखली के आधार की बात की जा रही है, ठीक है। किराया अधिकरण संक्षिप्त जांच वगैरह करेगा, इनके बीच विवाद वगैरह सुलह वगैरह कराने की प्रयास करेगा। अगर यदि किराया अधिकरण अर्जी का विनिश्चय लैंडलॉर्ड के पक्ष में करता है तो कब्जे की पुनः प्राप्ति के लिए क्या करेगा, सर्टिफिकेट इशू करेगा। किराया अधिकरण द्वारा जारी किया गया प्रमाण पत्र विनिश्चय की तारीख से 3 माह के अंतर्गत उसको एग्जीक्यूट करना पड़ेगा। अगर वाणिज्यिक प्रयोजन के लिए है तो 6 माह के बाद वो निष्पादनीय होगा। सेक्शन 16 है, इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, तुरंत कब्जे की पुनः प्राप्ति की प्रक्रिया। कहाँ पे देख के आए थे इसकी आधार, सेक्शन 10 में देखे थे ना। तुरंत कब्जा चाहने वाला भूस्वामी या कोई अन्य व्यक्ति शपथ पत्र डॉक्यूमेंट के साथ अर्जी पेश करेगा। अर्जी की जो होगा वो जवाब की नोटिस की तामील 30 दिन के अंतर्गत तारीख नियुक्त करते हुए की जाएगी। रीड आउट कर सकते हैं एक बार। नोटिस की तामील रजिस्टर्ड डाक के द्वारा की जाएगी। ऐसी की जाएगी तो ये तामील सही मानी जाएगी। क्लाइंट अपना आंसर देगा 30 दिन के अंतर्गत। क्या लगाएगा, आवश्यक शपथ पत्र दस्तावेज वगैरह लगाएगा। अर्जीदार जो भी प्रत्युत्तर वगैरह देना चाहेगा वो 15 दिन के बाद करेगा। इसके बाद देखो, किराया अधिकरण सुनवाई की वो डेट डिसाइड करेगा जो कि टेनेंट को नोटिस दिया है उसकी 90 दिन की बात की ना होगी। अर्जी का निपटारा 150 दिन में किया जाएगा। किराया अधिकरण द्वारा संक्षिप्त जांच की जाएगी, जो भी
सही लगे 10(1) और 10(3) में जो वर्गीकृत भूस्वामी है। अर्जी का निपटारा किराएदार को नोटिस की तामील से 120 दिन के अंतर्गत किया जाएगा। सर्टिफिकेट वगैरह दिया जाएगा। जो प्रमाण पत्र होगा 3 मास तक एग्जीक्यूटेबल नहीं होगा, यानी निष्पादनीय। सेक्शन 17 देखो, अपील किराया अधिकरण के समक्ष पक्षकारों की उपसंजति के लिए तारीख नियत करना और अंतिम आदेशों की प्रतियों का दिया जाना। तो क्या होगा, अपील किराया अधिकरण जिसके सामने अंतिम ऑर्डर की अपील होती है, अर्जी के पक्षकारों को उपसंजति यानी पेश होने के लिए विनिश्चय के 2 माह के बाद 6 माह के अंदर डेट डिसाइड की जाएगी। तय तारीख पर पक्षकार क्या होंगे, पेश होंगे। पक्षकारों की अपील किराया अधिकरण के सामने उपसंजति की तारीख किराया अधिकरण के सामने क्या किया जाएगा, फाइनल ऑर्डर में लिखा जाएगा। फाइनल ऑर्डर की कॉपी पक्षकारों को फाइनल ऑर्डर सुनाए जाने के बाद तुरंत दी जाएगी। विनिश्चय की तारीख से 2 माह लिखना है ना, यहाँ पे 2 माह कर दिया है, ये तो लिख लिया ना यहाँ पे 2 माह वाली पर। 1 मिनट रुको, 2 माह के बाद हमने यहाँ पे लिख लिया, 2 माह के बाद 6 माह के अंदर की जाएगी। फिर फाइनल ऑर्डर की जो कॉपी पक्षकारों को फाइनल ऑर्डर सुनाए जाने के बाद तुरंत दी जाएगी। यदि ऑर्डर पार्टली एक पक्षकार को पार्टली दूसरे पक्षकार के विरुद्ध हो तो दोनों पक्षकार अंतिम आदेश के विरुद्ध अपील कर सकते हैं। ठीक है, प्री का क्वेश्चन हो सकता है ये वाला कि भाई अगर एक पक्षकार के विरुद्ध पार्टली और एक पक्षकार की तरफ पार्टली होगी तो दोनों पक्षकार मिलकर करेंगे अपील। फाइनल ऑर्डर की कॉपी पीठासीन अधिकारी के द्वारा स्टाम्पेड यानी कि मुद्रांकित और पृष्ठांकित होगी। ठीक है। 18 कहता है किराया अधिकरण की अधिकारिता कैसे होगी, भाई भूस्वामी और किराएदार के बीच विवादों को सुनने की अधिकारिता केवल रेंट ट्रिब्यूनल को होगी। प्री का क्वेश्चन हो सकता है भाई सिविल न्यायालय हो गया, अपील किराया प्राधिकरण हो गया, ये सब कुछ लिखा आ जाए तो आपको कहना है किराया अधिकरण को होगी, किसी सिविल कोर्ट को नहीं होगी। किराया अधिकरण ऐसे मामलों को निपटाते समय जिस पर इस एक्ट के चैप्टर 2 और चैप्टर 3 के प्रोविजन अप्लाई नहीं होते वहां पर टीपी एक्ट अप्लाई होगा, कॉन्ट्रैक्ट अप्लाई होगा, या फिर कोई जो अदर लॉज है उनको कंसीडर किया जाएगा। ठीक है। अर्जी ऐसे रेंट ट्रिब्यूनल के सामने पेश की जाएगी जो उसके जुरिस्डिक्शन में आता है। भाई इस कोर्ट के जुरिस्डिक्शन में आता है तो यही तो सुनेगा, इधर वाला थोड़ी ना सुनने के लिए आ जाएगा, ये वाली बात। किराए के पुनरीक्षण के प्रोविजंस अप्लाई हो जाएंगे जहां अर्जी परिसर और किराएदारियों के संबंध में है, जब तक चैप्टर 2 और चैप्टर 3 अप्लाई नहीं होते वहां सेक्शन 15 में किए गए बेदखली के प्रावधान अप्लाई हो जाएंगे। अर्जी का निपटारा किराया अधिकरण करेगा जिसके जुरिस्डिक्शन में वो परिसर यानी कि जिस भी क्षेत्र में वो जो मकान वगैरह है वो स्थित है। सेक्शन 19 कहता है अपील किराया अधिकरण, अपीलें और इनकी परिसीमा। 2B में देख के आए थे हम, तब हमने कहा था कि भाई जब 19 आएगा तब देखेंगे इसको, तो वो ये इसकी स्थापना किसके द्वारा की जाती है, स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा की जाती है। कितने हो सकते हैं, जितने भी आवश्यक हो। कैसे करेगा, गजट नोटिफिकेशन के द्वारा करेगा। कार्यों के बीच वितरण कौन करेगा, स्टेट गवर्नमेंट करेगी। किस किस के बीच में, एक या अधिक के किराया अधिकरण के बीच में। कैसे किया जाएगा, साधारण या विशेष आदेश के द्वारा। रेंट ट्रिब्यूनल में एक हाईकोर्ट के द्वारा अपॉइंटेड एक व्यक्ति होगा जो कि पीठासीन होगा। इसको आगे अपीलेंट रेंट ट्रिब्यूनल का प्रिजाइडिंग ऑफिसर कहा जाएगा। इसकी योग्यता कितनी होगी, डीजे वर्ग का सदस्य होते हुए 3 इयर्स का एक्सपीरियंस रखेगा। हाईकोर्ट का एक अपीलेंट ट्रिब्यूनल हाईकोर्ट क्या करेगा, एक अपीलेंट रेंट ट्रिब्यूनल को दूसरे अपीलेंट रेंट ट्रिब्यूनल में भी ट्रांसफर कर सकता है, उसके कार्यों को विनियमित कर सकता है। किराया अधिकरण को फाइनल ऑर्डर से 60 डेज के अंतर्गत जिसको सुनने की अधिकारिता हो उस पर अपीलेंट रेंट ट्रिब्यूनल में अपील की जाएगी। किराया प्राधिकरण यानी कि जो रेंट ट्रिब्यूनल है उसने जो भी आदेश दिया उसके 60 डेज के अंतर्गत रेंट ट्रिब्यूनल में अपील की जाएगी। अपील के साथ ऑर्डर की क्या होगी, एक कॉपी भी होगी। किराया प्राधिकरण पक्षकारों की उपसंजति के लिए फाइनल डेट डिसाइड करेगा, फाइनल है ना। अपील रेंट ट्रिब्यूनल के सामने पक्षकारों की उपसंजति यानी पेश करने के लिए प्रत्यर्थी पर अपील की प्रति के साथ नोटिस की तामील की जाएगी। यदि फाइनल डेट पर प्रत्यर्थी पेश नहीं होता है तो उसके खिलाफ क्या हो जाएगा, एक्स पार्टी ऑर्डर यानी कि एक पक्षीय आदेश, एक्स पार्टी ऑर्डर हो जाएगा। यदि सेक्शन 17 में दिया गया फाइनल ऑर्डर एक्स पार्टी ऑर्डर में पास किया गया तो अपीलेंट रेंट ट्रिब्यूनल प्रत्यर्थी को अपने सामने पेश होने को कहेगा। 30 दिन के बाद की डेट तय करते हुए आदेश जारी करेगा। अपीलेंट रेंट ट्रिब्यूनल की सुनवाई की डेट फिक्स करेगा जो प्रत्यर्थी पर नोटिस की तामील से 45 दिन के अंतर की होगी और अपील का निपटारा 180 दिन के अंतर्गत किया जाएगा। ठीक है, सारे पॉइंट टू पॉइंट लिखे हुए हैं जिससे कि आपको दिक्कत ना आए, है ना। और मैं एक बार रीड आउट इसीलिए कर रही हूँ कि भाई हमारे आंखों के आगे से ये चीज जानी चाहिए। अभी अगर अपन एक्ट खोल के देखते हैं तो हम इन पॉइंटों को मिस कर देते हैं। कौन सा एक्स पार्टी ऑर्डर हो गया, कब पक्षकारों की उपसंजति के लिए फाइनल डेट निकली, अपील का निपटारा कितने दिन में किया जाएगा, ये सब। अब जो अपीलेंट रेंट ट्रिब्यूनल है कार्यवाही के किसी भी प्रक्रम पर यानी कि जब भी प्रोसीडिंग चल रही है उसमें कभी भी क्या कर सकता है, कोई एक्स्ट्रा शपथ पत्र डॉक्यूमेंट वगैरह पेश करने के लिए कह सकता है, कोई इंटरलोकेटरी ऑर्डर दे सकता है, अंतर्वर्ती आदेश दे सकता है,
या फिर अपील किराया प्राधिकरण कारण लिखते हुए निम्नलिखित ऑर्डर पास कर सकता है कि भाई जो भी रेंट ट्रिब्यूनल ने ऑर्डर दिया उसको ऑर्डर को कंफर्म कर दे, उलट दे, परिवर्तित कर दे, ऑर्डर के साथ अपनी कॉपी वगैरह दे सकता है। अपील एंड रेंट ट्रिब्यूनल के द्वारा विनिश्चय के अकॉर्डिंग पुनः प्राप्ति प्रमाण पत्र जारी करेगा। इनके द्वारा दिया गया निर्णय क्या होगा, अंतिम होगा। इसके बाद इनकी कोई भी अपील और पुनरीक्षण नहीं होगा। अपील एंड रेंट ट्रिब्यूनल के द्वारा पार्टी के एप्लीकेशन पर किसी भी मैटर को दूसरे एक रेंट ट्रिब्यूनल से दूसरे क्षेत्र के रेंट ट्रिब्यूनल में ट्रांसफर किया जा सकता है। ऐसा कब किया जा सकता है, कभी भी जितने भी प्रोसीडिंग चल रही है उसमें किसी भी प्रक्रम पर किया जा सकता है। ऐसा अतिरिक्त किया गया मैटर ऐसे सॉल्व किया जाएगा जैसे रेंट ट्रिब्यूनल के सामने मामले को लाया गया हो। ठीक है, 19A क्या बोल रहा है? अब देखो 19A में क्या बोल रहा है, अर्जी या लंबी के अपील के लंबित रहने के दौरान किराया और उसके बकाया के संदाय का आदेश देने की शक्ति। तो ट्रिब्यूनल क्या करेगा, लैंडलॉर्ड के एप्लीकेशन पर अर्जी और पक्षकारों को सुनने के बाद ऑर्डर देगा कि टेनेंट लैंडलॉर्ड को किराए के तहत सभी संदाय करेगा। अर्जी अपील के लंबित रहने तक किराए का संदाय क्या करेगा, जारी रखेगा। ठीक है, अब देखो निष्पादन यानी कि एग्जीक्यूशन की बात की जा रही है। तो रेंट ट्रिब्यूनल किसी भी पार्टी के एप्लीकेशन पर विहित रीति से फाइनल ऑर्डर या कोई भी अदर जो ऑर्डर होगा उसका निष्पादन निम्नलिखित तरीके से करा सकता है। भाई स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा या साधारण विशेष आदेश के द्वारा। कुर्की कर सकता है, सेल कर सकता है मूवेबल इमूवेबल प्रॉपर्टी का, या कुर्की पुष्टि विरोधी पक्षकार के बैंक के खातों में जमा करा सकता है। गवर्नमेंट एम्प्लॉय, राष्ट्रीय बैंक, लोकल अथॉरिटी, कॉर्पोरेशन वगैरह है, गवर्नमेंट कंपनी वगैरह है, इनके वेतन भत्ते की कुर्की की जा सकती है। और एडवोकेट का जो भी पारिश्रमिक वगैरह तय किया जाएगा वो कमिश्नर या अन्य प्राधिकारी अपॉइंट करके दिया जाएगा। प्रार्थी का कब्जा परिसर को देकर किया जा सकता है। फाइनल ऑर्डर या अदर ऑर्डर के एग्जीक्यूशन में स्थानीय प्रशासन या पुलिस की हेल्प ली जा सकती है। सेक्शन 20 में क्या बोल रहा है, एग्जीक्यूशन की बात कर रहा है। किराएदार द्वारा कब्जे की पुनः प्राप्ति प्रमाण पत्र जारी होने के बाद भी अगर परिसर को 3 माह तक अगर खाली नहीं किया जाता हो तो निम्नलिखित मध्यवर्ती लाभ दे सकते हैं। अगर परिसर रहने के लिए दिया है तो 2 गुने दर से संदाय करेगा। अगर वाणिज्यिक प्रयोजन के लिए दिया है यानी कारोबार वगैरह करने के लिए दिया है तो 3 गुना दर से करेगा, लिखा नहीं है अब, ठीक है ना। 16 में तुरंत कब्जे की पुनः प्राप्ति का प्रमाण पत्र जारी किया गया तो किराए के 3 गुना दर से किया जाएगा। और रेंट ट्रिब्यूनल के द्वारा फाइनल ऑर्डर या अदर ऑर्डर के एग्जीक्यूशन के लिए संक्षिप्त रीति से एग्जीक्यूशन प्रोसेस किया जाएगा। निष्पादन के आवेदन का निपटारा विरोधी पक्षकार पर नोटिस की तामील से 45 दिन के अंतर्गत किया जाएगा। ठीक है, याद रखने योग्य डेट है। सेक्शन 21 देख लो। सेक्शन 21 बोलता है किराया अधिकरण यानी कि रेंट ट्रिब्यूनल और अपील रेंट ट्रिब्यूनल की शक्तियां, पावर्स, ART। इनके समक्ष साक्ष्य कैसे लिया जाएगा, शपथ पत्र पर लिया जाएगा। यदि साक्ष्य को किसी परीक्षा के लिए और प्रति परीक्षा यानी एग्जामिनेशन के लिए बुलाना आवश्यक है तो उसको बुलाएंगे। किराया अधिकरण के सामने अर्जीदार द्वारा फाइल किए गए जो भी डॉक्यूमेंट वगैरह होंगे वो एग्जीक्यूशन A1 A2 के द्वारा रेड इंक में दर्शित होंगे और डॉक्यूमेंट और शपथ पत्र इन साइन के द्वारा दर्शित होंगे। रेंट ट्रिब्यूनल क्या करेगा और अपील एंड रेंट ट्रिब्यूनल क्या करेगा, CPC में जो प्रोसेस फॉलो दे रखा है उससे बाउंड नहीं होंगे। न्याय के सिद्धांतों को फॉलो किया जाएगा, स्वयं की प्रक्रिया विनियमित करेंगे। CPC की तरह रेंट ट्रिब्यूनल और अपील एंड रेंट ट्रिब्यूनल को भी CPC की जैसी पावर होगी। हाईकोर्ट क्या कर सकता है, एक अपील एंड रेंट ट्रिब्यूनल को दूसरे क्षेत्रों के लिए कार्यों के लिए अधिकृत कर सकता है। निम्न मामलों में CPC जैसी पावर होगी, जैसे समन पेश करेगा, डॉक्यूमेंट पेश करने के लिए कहेगा, अपने विनिश्चय का पुनर्विलोकन वगैरह करेगा, कमीशन वगैरह जारी करेगा, एक्स पार्टी ऑर्डर दे सकता है, आदेश को अपास कर सकता है, लीगल रिप्रेजेंटेटिव को रिकॉर्ड पर ले सकता है, जो भी उसको अलग से चीज लगती है, अन्य कोई मामला लगता है तो वो कर सकता है। रेंट ट्रिब्यूनल, अपील एंड रेंट ट्रिब्यूनल कोई भी स्थगन वगैरह हो गया, लिखित आवेदन वगैरह हो गया, इनके रीजन को रिकॉर्ड करेंगे। इन अधिकरणों की कार्रवाई IPC के सेक्शन 193 और 228 196 के अधीन न्यायिक कार्रवाई मानी जाएगी और CRPC के अकॉर्डिंग 195 और चैप्टर 26 के लिए सिविल कोर्ट माना जाएगा। ठीक है, जनरल बातें इतना नहीं है, बस हमको पता होना चाहिए कौन सा सेक्शन कहाँ पे है। सेक्शन 21A में क्या दे रखा है, किराया अधिकरण के स्थान पर किराया प्राधिकारी शब्द अंत्य स्थापित किए जाएंगे और पावर्स के लिए सेक्शन 21 के प्रोविजन अप्लाई हो जाएंगे। सेक्शन 22 बोल रहा है नमूना प्रारूप, तो अर्जी और अपील के संबंध में जो शेड्यूल A B में फॉर्म दे रखा है वो अप्लाई होंगे। पुनः प्राप्ति और वसूली प्रमाण पत्र के लिए जो शेड्यूल C में दे रखे हैं वो अप्लाई होंगे। चैप्टर 5A 2017 के अमेंडमेंट से जुड़ा था, 22A से लेके C तक था। 18 अक्टूबर 2017 वो डेट थी जब से ये जुड़ा था। सबसे पहले आता है किराया प्राधिकारी की नियुक्ति।
स्टेट गवर्नमेंट करेगी गजट नोटिफिकेशन के द्वारा। सेक्शन 22B, D, E, G, 23 और 24 के मामलों में कार्यों का पालन करने के लिए, पावर को यूज करने के लिए रैंक ट्रिब्यूनल की अधिकारिता वाले एरिया को उपखंड अधिकारी से नीचे की रैंक का ना हो, जो आरएस अधिकारी के लेवल का हो, रेंट अथॉरिटी के रूप में अपॉइंट कर सकते हैं। प्री में पूछा गया ये वाला क्वेश्चन, ठीक है। और जो नया संशोधन होता है ना, वो तो जरूर पूछा जाता है, तो इसको तो थोड़ा सा ध्यान से देखते हुए चलना। तो रेंट अथॉरिटी के जो ऑर्डर है, इसके अगेंस्ट अपील ऑर्डर के अंदर 60 दिन के अंतर्गत रेंट ट्रिब्यूनल में की जाएगी। रेंट अथॉरिटी का ऑर्डर फाइनल होगा जब तक कि उसके ऑर्डर के अगेंस्ट अपील रेंट ट्रिब्यूनल को ना की जाए। और आदेश को उल्टा भी जा सकता है, परिवर्तित किया जा सकता है, अंतरित किया जा सकता है, और ऐसे ऑर्डर को किसी सिविल कोर्ट में क्वेश्चन नहीं किया जाएगा। 22 भी बोलता है किराएदारी का करार, यानी कि टेनेंसी का जो एग्रीमेंट होता है उसकी बात कर रहा है। 2017 के बाद से जुड़ा था कि भाई कोई भी जो परिसर देंगे वो रिटर्न एग्रीमेंट में देंगे, उसके बिना रेंट पर नहीं दिया जाएगा। शेड्यूल जो डी है उसका प्रोसेस जो फॉर्म है वो फॉलो होगा, उसके अकॉर्डिंग ही संसूचित किया जाएगा। अगर 2017 के पहले कोई टेनेंसी है तो वो लिखित करार किया जाएगा उसके बारे में। शेड्यूल डी के अकॉर्डिंग रेंट का करार किया जाएगा, रेंट अथॉरिटी को सूचित किया जाएगा। अगर रिटर्न एग्रीमेंट ना हो तो ऐसे करेंगे जैसे कि भाई उसने रेंट अथॉरिटी को संसूचित कर दिया हो। फिर टेनेंसी के स्टार्ट होने से पहले और किराएदारी करार कराएंगे। अगर ऐसा नहीं किया जाता तो इसके प्रारंभ के 1 वर्ष के अंतर्गत ऐसे निष्पादित किया जाएगा। रेंट अथॉरिटी रेंट एग्रीमेंट की विशिष्टता रजिस्टर्ड करवाएगी और उसके बाद पार्टी को क्या करेगी, नंबर अलॉट करेगी। ऐसी इन्फॉर्मेशन को टेनेंसी और इससे रिलेटेड मैटर में एविडेंस के लिए यूज किया जा सकेगा। जो रिलेटेड नहीं होगा वो एविडेंस में यूज नहीं किया जाएगा। मतलब जो रिलेटेड मैटर होगा उसको यूज करेंगे, जो रिलेटेड नहीं होगा उसको नहीं यूज करेंगे। और जो भी नंबर वगैरह उनको प्रोवाइड कराए थे ना, उनको 15 दिन में वेबसाइट में उपलब्ध करा देंगे। प्री का क्वेश्चन हो सकता है, ठीक है ना। किराएदार की कालावधि 22C में दे रखी है। सभी किराएदारी या किराएदारी करार में दी गई अवधि के लिए होगा। समय समाप्त होने के पहले लैंडलॉर्ड और टेनेंट क्या करेंगे, किराएदार को बढ़ाने का करार करेंगे कि भाई उनको रिन्यूअल करवाना है या नहीं करवाना। अगर भाई रिन्यूअल ना कराने पर भी परिसर वो खाली नहीं करता तो भाई 6 माह तक उसको वैलिड मानेंगे कि भाई ठीक है कोई बात नहीं। फिर इसके बाद क्या होगा, अगर 6 महीने तक भी वो नहीं बढ़ाते तो उसके बाद टेनेंसी को समाप्त कर देंगे, ठीक है ना। फिर 22DG, ठीक है, चैप्टर 5B में बताया गया है, क्योंकि ये किससे रिलेटेड आ रहा है, अभी हमने जो बताया ना रेंट अथॉरिटी, उससे रिलेटेड आ रहा है कि कतिपय परिस्थितियों में किराए का पुनरीक्षण, कतिपय परिस्थितियों में प्रतिभूति वगैरह जमा कराना, किराए को जमा कराना, ये वाली प्रोविजन बता रहा है। सबसे पहले 22D बोलता है कतिपय परिस्थितियों में किराए का पुनरीक्षण। यदि भूस्वामी ने किराएदारी होने के बाद परिसर में कोई सुधार वुधार कर लिया, संरचनात्मक परिवर्तन जिससे कि आवश्यक मरम्मत शामिल है, किराएदारी की सहमति से वह किए हैं, तो लैंडलॉर्ड के द्वारा रेंट को बढ़ाया जा सकता है। भाई मान लीजिए भाई जो किराएदार है वो बोल रहा है कि भाई मेरे को मकान छोटा पड़ रहा है, अगर आप चाहो तो उसको बढ़ा के दे दो, मैं आपको किराया बढ़ा के दे दूंगा, दोनों तय कर लेते हैं, तो फिर बढ़ाया जाएगा उसका किराया, जो एग्रीमेंट में तय किया गया था उससे अधिक बढ़ाया जाएगा। इस तरह के किराए में बढ़ोतरी की जो भी कार्य पूरा हो जाएगा उसके 1 वर्ष के बाद प्रभावी होगी। इस तरह के बाद की वास सुविधाओं में किसी भी तरह की अगर कोई कमी हो गई तो भाई क्या करेंगे, किराए को कम कर देंगे, नहीं तो लैंडलॉर्ड को बोलेंगे भाई आप जैसा पुरानी हालत में मकान था हमको वैसा का वैसा करके करो। रेंट अथॉरिटी के समक्ष आवेदन करेंगे। ऐसा आवेदन मिलने पर किराया प्राधिकारी क्या करेगा, दोनों पक्षकारों के मध्य समझौता कराएगा। यदि इस तरह से प्रयास करने में सफल ना रहे तो किराया प्राधिकारी के द्वारा अभिलेख के आधार पर दोनों पक्षकारों को सुनने के बाद जो भी ऑर्डर होगा वो पेश किया जाएगा। ये क्या बोलता है, वह डेट भी फिक्स करेगा जिससे पुनरीक्षित किराया दे होगा, जो भी पुनरीक्षित किराया होगा वो डेट डिसाइड की जाएगी। प्रतिभूति निक्षेप यानी कि सिक्योरिटी वगैरह जमा कराने के लिए कह रहा है कि लैंडलॉर्ड के द्वारा 1 महीने के किराए के बराबर सिक्योरिटी डिपॉजिट कराई जाएगी। परिसर खाली करने के बाद किसी भी तरह की कटौती, मान लीजिए कोई टूट फूट कर दी, कोई गेट वेट तोड़ दिए कर दिए, तो जो भी नुकसान होगा उसको काटने के बाद उसको उसका जो सिक्योरिटी जमा कराई थी वो वापस दे देगा। जब प्रतिभूति निक्षेप प्रतिदत्त नहीं किया जाता है तो जहां टेनेंट लैंडलॉर्ड को प्रतिभूति निक्षेप जमा कराने के लिए निर्देशित करने के लिए रेंट अथॉरिटी के समक्ष आवेदन कर सकता है। मान लो कोई डिपॉजिट नहीं कराता तो रेंट अथॉरिटी के समक्ष लैंडलॉर्ड आवेदन करेगा कि भाई ये तो सिक्योरिटी डिपॉजिट ही नहीं करा रहा है। 22G कहता है कुछ परिस्थितियों में रेंट अथॉरिटी को किराया जमाना। कुछ परिस्थिति ऐसी होगी जब आप क्या कर सकते हो, रेंट अथॉरिटी को किराया जमा करा सकते हो। भाई लैंडलॉर्ड ने क्या किया, किराया एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा, रसीद वगैरह नहीं दे रहा, कोई अपना अकाउंट नंबर वगैरह नहीं बताया, स्वाभाविक संदेह हो तो भी भाई उसको डाउट हो कि भाई ये किराया ले भी सकता है या नहीं ले सकता, तो रेंट अथॉरिटी को जमा करा देगा। किराया प्राधिकारी ऐसा रेंट जमा होने पर उस मैटर पर रिसर्च करेगा, फैक्ट वगैरह होगा, रिलेटेड ऑर्डर वगैरह पास कर देगा। डिपॉजिट रेंट का लेखो जो विहित रीति होगी उसमें रखेगा, पर्सनल अकाउंट में रख सकता है। लैंडलॉर्ड अदर पर्सन को डिपॉजिट करने के लिए कहेगा।
ऐसा डिपॉजिट रेंट से रिलेटेड लैंडलॉर्ड को रसीद वगैरह होगी, वो डिपॉजिट करने को कहेगा कि भाई तुम अपनी जो रसीद वगैरह है वो दो इनको, ठीक है। चैप्टर 6 आ गया, 23 से 24 ए तक सुख सुविधाओं की बात करेगा। इसके बाद बोल रहा है सेक्शन 23, किराएदार द्वारा उपयोग की जाने वाली सुख सुविधाओं को भूस्वामी द्वारा बंद या विधारित नहीं किया जाएगा। यानी किराया प्राधिकारी को अनुज्ञा से बंद या विधारित कर सकता है, उसके अलावा किसी भी कोई भी सुख सुविधा वगैरह दे रहा है उसको बंद नहीं करेगा। कौन? लैंडलॉर्ड। किसकी? किराएदार की। किराया प्राधिकारी ऐसी अनुज्ञा देगा जब उसको लगता है कि किराएदार ने सुख सुविधाओं के जो भी प्रभारों का संदाय है उनको चुकाया नहीं है, जिसको चुकाने का उसका दायित्व था। रेंट ट्रिब्यूनल द्वारा लैंडलॉर्ड की अर्जी पर सुख सुविधाओं को बंद विधारित करने के लिए टेनेंट को नोटिस जारी किया जाएगा। पक्षकारों को सुनने के बाद उचित आदेश पारित करेगा। किराया प्राधिकरण कार्यवाहियों के संचालन के लिए संक्षिप्त रीति को फॉलो करेगा, समरी प्रोसेस को। आवेदन का निपटारा 60 दिन में किया जाएगा। सेक्शन 24 बोलता है लैंडलॉर्ड और टेनेंट की ड्यूटी क्या होगी कि भाई जहां टेनेंट और लैंडलॉर्ड के बीच रिटन एग्रीमेंट नहीं हुआ हो, लिखित करार नहीं हुआ हो, वहां आवश्यक मरम्मत के लिए 1 वर्ष में वार्षिक किराए के 5% तक, यानी कि घर है इसमें अगर कोई भी नुकसान हो गया हो तो 5% तक तो मिस्टर बी बेयर करेगा, पर अगर 5% से ज्यादा हो गया तो फिर आ जाएगा मिस्टर ए की बारी, जो कि लैंडलॉर्ड है शुरू से हमारा, ठीक है। 5% से अधिक मरम्मत के खर्च का वहन किराएदार द्वारा नोटिस प्राप्ति पर कौन करेगा? लैंडलॉर्ड करेगा। जब नोटिस प्राप्त होने से 15 दिन में लैंडलॉर्ड मरम्मत करने में उपेक्षा करता है, सही नहीं करवाता, तो टेनेंट रेंट अथॉरिटी के समक्ष आवेदन कर सकता है। अब मान लो क्या हुआ कि उसने तो सही नहीं करवाया और टेनेंट ने उसको सही करवा दिया, तो वो क्या करेगा कि भाई उसको जब किराया जमा कराएगा तो उसमें सेट ऑफ करवा देगा उस रकम को, ठीक है। सेक्शन 24 ए बोलता है 23 और 24 में लंबित कार्यवाहियों का निपटारा, ऐसी कार्यवाहियां जारी करेगी और रेंट ट्रिब्यूनल उन पर समुचित आदेश वगैरह पारित करेगा। अब लास्ट चैप्टर है चैप्टर 7, 25 से लेके 32 तक। क्या बोल रहा है? सेक्शन 25 वेरी इंपॉर्टेंट, कई बार पूछा गया है। परीक्षक का निरीक्षण कब कर सकते हो? तो टेनेंट को कम से कम 7 दिन पहले सूचना देंगे, सूचना देने के बाद निरीक्षण करने का उसका अधिकार होगा, लेकिन 3 माह में एक बार निरीक्षण कर सकता है। कौन? जैसे कि आप शुरू से हम बता रहे हैं, मिस्टर ए का मकान था, मिस्टर बी टेनेंट था, तो मिस्टर ये चाहता है कि भाई मैं मेरे मकान का निरीक्षण करूं, तो बी को क्या करेगा? 7 दिन पहले तो सूचना देगा कि भाई मैं ना मकान का निरीक्षण कर सकता हूँ। इसके अलावा 3 महीने में एक बार ऐसा निरीक्षण करेगा, ऐसे नहीं हर महीने पहुंच रहा है निरीक्षण करने के लिए, ऐसा नहीं। सेक्शन 26 बोलता है जो भी अधिकारी कर्मचारी वगैरह होंगे वो लोक सेवक होंगे, ठीक है। सेक्शन 26 ए बोलता है रेंट अथॉरिटी का पब्लिक सर्वेंट होता आईपीसी के अंतर्गत जुड़ा हुआ है। गुड फेथ में अगर कोई कार्यवाही की जाती है तो इनके खिलाफ कोई भी अदर प्रोसीडिंग वगैरह नहीं होगी। सेक्शन 27 कहता है लिमिटेशन किसके अकॉर्डिंग होगी? लिमिटेशन एक्ट के अकॉर्डिंग होगी। 28 कहता है न्यायालय फीस कैसे होगी? अधिकरण के समक्ष जो भी अर्जी वगैरह की है, आवेदन किए हैं, अपील की है, तो फीस कैसे दी जाएगी? सिविल कोड के अकॉर्डिंग दी जाएगी। अब इसमें जो इंपॉर्टेंट है ना, उसमें देखिए आप 3rd नंबर के पॉइंट से पहले 2nd नंबर का लास्ट देखो। अर्जी प्रस्तुत किए जाने की तारीख से पहले के वर्ष के लिए संदेह किराए की रकम संदेह होगी। और ये जो 3rd और 4th पॉइंट इंपॉर्टेंट है, 100 रुपए न्यायालय की फीस संदत होगी 22 के दिन आवेदन पर, 23 या 24 के दिन अर्जी पर। ऐसे आवेदन या अर्जी पर किसी भी आदेश के विरुद्ध किसी भी अपील पर 100 रुपए होगी, और 250 रुपए होगी 6 और 7 के दिन किराए के पुनरीक्षण के लिए, ठीक है ना। ये याद रखना है, एक तो 250 रुपए याद रखना है और एक 100 रुपए याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट है इसमें। अब देखो लास्ट अधिनियम का अध्यारोही प्रभाव होगा सेक्शन 29। सेक्शन 30 कहता है निराकरण की शक्ति किसको होगी? राज्य सरकार को। राज्य सरकार कौन सी है? यहाँ पे राजस्थान राज्य की सरकार है। नियम बनाने की शक्ति किसको है? राज्य सरकार को। कौन सी सरकार? राजस्थान सरकार। सेक्शन 32 कहता है निरसन और व्यावृत्ति, ठीक है। तो ये था हमारा रेंट कंट्रोल एक्ट, जिसको कि हमने फटाफट से कंप्लीट करने की कोशिश की है। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया है तो आप इसको लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो और एक कमेंट छोड़ दो अच्छा सा कि मैम आपके द्वारा किया गया प्रयास हमको अच्छा लग रहा है, हमें भी मोटिवेशन मिलेगा। आगे के जो एक्ट आएंगे हम उसको और अच्छा बनाने का प्रयास करेंगे कि जिससे कि वो आपको एग्जाम में हेल्प कर सके। तो सबसे पहले जब हमने एक्ट को देखा है, कंप्लीट देख लिया, अब एक बार इसका फटाफट से इंडेक्स के थ्रू गो थ्रू कर लेते हैं। इसको इंडेक्स के थ्रू गो थ्रू कर लो। सबसे पहले क्या नाम है इसका? सबसे पहले चैप्टर नंबर 1 आता है 1 से लेके 5 तक। प्रारंभिक। 1 बोलता है संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ। 2 में आती है परिभाषाएं। 3 कहता है चैप्टर 2 और चैप्टर 3 का कुछ परिसरों पर लागू नहीं होना। 4 कहता है किराए का तय किए गए रूप में होना। 5 कहता है किराएदार द्वारा किराए का संदाय और विप्रेषण। 5 हो गए। फिर आ जाओ 6 और 7 चैप्टर नंबर 2 किराए का पुनरीक्षण यानी रिवीजन ऑफ रेंट। 6 कहता है विद्यमान किराएदारियों के बारे में। 7 कहता है नई किराएदारियों के बारे में। फिर आता है चैप्टर नंबर 3 टेनेंसी यानी कि किराएदारी। 3 सेक्शन आता है 8, 9, 10। 8 कहता है सीमित अवधि की किराएदारी। 9 कहता है बेदखली के आधार।
10 कहता है कतिपय मामलों में तुरंत कब्जा प्राप्त करने का भूस्वामी का अधिकार। फिर आ जाइए चैप्टर नंबर 4, 2 सेक्शन लेके बैठा है 11 और 12। अवैध रूप से बेदखल किए गए किराएदार के कब्जे का प्रत्यावर्तन और उसकी प्रक्रिया। 11 में कहता है अवैध रूप से बेकब्जाकृत किराएदार के कब्जे का प्रत्यावर्तन यानी कि रिस्टोरेशन। 12 में कहता है कब्जे के पुनः प्राप्ति की प्रक्रिया। बात यहाँ पे खत्म हो गई। चैप्टर नंबर 5 आ जाओ, इंपॉर्टेंट है 13 से लेकर 22 तक। 13 बोलता है किराए अधिकरण का गठन। 14, 15, 16 सबसे पहले बोल रहा है किराए के पुनरीक्षण की प्रक्रिया। किराए के पुनरीक्षण यानी रिवीजन की प्रक्रिया 14 में, बेदखली की प्रक्रिया 15 में, रिकवरी की 16 में, रिवीजन RER कर लो इसको, RER यानी कि सबसे पहले क्या किया जा रहा है, रिवीजन किया जा रहा है 14 में, इविक्शन किया जा रहा है 15 में, रिकवरी की जा रही है 16 में। इस तरीके से याद करो। फिर 17 कहता है तारीख नियत करना और प्रतियों का दिया जाना। 18 में कहता है किराया अधिकरण की अधिकारिता। 19 कहता है अपील एंड ट्रिब्यूनल और लिमिटेशन। 19 ये बोलता है अपील लंबित रहने के दौरान जो भी अधिकरण वगैरह की शक्ति होगी वो। 20 में एग्जीक्यूशन की बात करा है। 21 कहता है आरटी और एआरटी की जो प्रक्रिया और शक्ति है। 21 ये कहता है किराया प्राधिकारी की प्रक्रिया और शक्ति। 22 में बोलता है नमूना प्रारूप। 22A आता है जिसमें बोलता है किराया प्राधिकारी की नियुक्ति। 22B बोलता है किराएदारी का करार यानी टेनेंसी एग्रीमेंट की। 22C कहता है किराएदारी की कालावधि। 5B चैप्टर आता है जो 22D से लेके G तक आता है। डी में कहता है किराए का पुनरीक्षण, पुनरीक्षित किराए को नियत करना 22E में। 22F कहता है सिक्योरिटी डिपॉजिट। 22G कहता है किराए को जमा करना। चैप्टर 6 आता है 23 से लेकर 24A तक। 23 बोलता है किराएदार द्वारा उपभोग की जाने वाली सुख सुविधाओं को बंद नहीं किया जाएगा। 24 कहता है किराएदार और भूस्वामी के कर्तव्य। 24A कहता है लंबित किराएदारियों का निपटारा। प्रक्रिया आता है 25 कहता है किराएदार का जो परिसर का जो निरीक्षण किया जाएगा ना उसकी बात। 26 कहता है अधिकरण के सदस्य और कर्मचारी वित्त का लोक सेवक होना। 27 में परिसीमा। 28 में कोर्ट फीस। 29 में अध्यारोही प्रभाव। 30 में कठिनाइयों की निराकरण करने की शक्ति, नियम बनाने की शक्ति। 31 में 32 कहता है निरसन और व्यावृत्ति। कितनी शेड्यूल दे रखी है, 4। इसमें क्या दे रखे हैं, फॉरम दे रखे हैं। ठीक है, इस तरीके से हमने हमारा रेंट कंट्रोल एक्ट को कंप्लीट कर लिया है। सबसे पहले हमने इस सीरीज में लिमिटेशन एक्ट को कंप्लीट किया था जो आप देख सकते हैं जाके। आज हमने रेंट कंट्रोल एक्ट को कंप्लीट कर लिया है। अगर किसी को मेजर लॉ से रिलेटेड प्रॉब्लम है, मेजर लॉ से रिलेटेड जो हमारे न्यू क्रिमिनल लॉ हैं, तो BNS, BNSS और BSA इनका कंप्लीट लेक्चर यूट्यूब पर अवेलेबल है। आप चाहे तो जाके गो थ्रू कर सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं एक नए लेक्चर के साथ। थैंक यू सो मच।